फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया गया था 2007 में और 2011 तक इस कंपनी ने कुछ खास नहीं किया था। ज्यादा ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे और फ्लिपकार्ट करीब करीब बंद ही होने वाली थी। और तभी सचिन बंसल ने देखा कि अमेज़न जैसी कंपनीज यूएस में ऑर्डर्स रिटर्न भी लेती है, यानी कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आए तो वो आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम फ्लिपकार्ट के पास ना तो ज्यादा फंड्स थे, ना ही रिटर्न लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सचिन बंसल ने एक बड़ा रिस्क लेते हुए 30 डे रिटर्न पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया फ्लिपकार्ट पर और कुछ ही दिन में वो कैश ऑन डिलीवरी भी लेने लगे। मैं बता दूं कि एक ई कॉमर्स कंपनी को रिटर्न लेने से और सीओडी देने से सबसे ज्यादा लॉस होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया क्योंकि इससे उनकी सेल्स भी बढ़ती और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 2013 में एंट्री हुई अमेज़न की इंडिया में और आते साथ जेफ बेजोस ने इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए और फ्लिपकार्ट के बुरे दिन वापस से शुरू हो गए। पर आज वापस से फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, बल्कि फ्लिपकार्ट की रेवेन्यू अमेज़न से 10,000 करोड़ ज्यादा है, जबकि अमेज़न पर 180 मिलियन प्रोडक्ट्स है और इधर फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 80 मिलियन। यहाँ तक कि अमेज़न फेस्टिव सेल्स के टाइम पर फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी कंपनी से भी पीछे थी। चलिए आज इस एपिसोड में फ्लिपकार्ट के अमेज़न से आगे निकलने की स्ट्रेटजीज को डिकोड करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसर्च आर्टिकल्स अटैच किए हैं, आप उन्हें पढ़िएगा जरूर। देखिए, बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी का काम होता है सेलर ए से प्रोडक्ट लेकर बायर बी तक पहुंचाना, जिसमें बायर उस प्रोडक्ट को उस कंपनी के वेबसाइट से परचेज करता है। लेकिन अगर ई कॉमर्स बिजनेस इतना सिंपल होता तो आज इंडिया में 100-200 कंपनीज आराम से रहती। लेकिन एक ई कॉमर्स कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कैश कंज्यूमिंग होता है कि आज इस सेक्टर को सिर्फ 2 कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है। इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट एक तरह से ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स है, जहां सेलर्स आके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और बायर्स उनके वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है, उस प्रोडक्ट को सेलर के एड्रेस से कस्टमर के एड्रेस तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं हजारों करोड़ रुपए। जैसे सेलर के एड्रेस से प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर के एड्रेस तक कौन पहुंचाएगा। इसके लिए इन कंपनीज के पास थे 2 ऑप्शन, या तो किसी कुरियर कंपनी के साथ टाई अप कर लो, या तो अपनी खुद की कुरियर कंपनी बनानी होगी। पहले तो ये दोनों कंपनीज ही कुरियर कंपनीज के साथ काम करते थे, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन्होंने अपनी ही कुरियर कंपनीज खड़ी कर ली। जैसे अमेज़न ओन करती है अमेज़न शिपिंग को और फ्लिपकार्ट ई कार्ट को। चलिए मान लीजिए सेलर ए से राजू ने ऑर्डर पिकअप किया अपने छोटे से टेम्पो में, तो क्या वो कस्टमर तक खुद ऑर्डर को पहुंचाएगा? नहीं, इस ऑर्डर को चेक करना होगा और फिर जाके ट्रक या फ्लाइट में डाल के कस्टमर के एड्रेस पर भेजना होगा, जिसके लिए बनाने पड़ते हैं वेयर हाउसेज हर शहर में, जहां सेलर से उठाया हुआ ऑर्डर पहुंचता है, चेक वेक होके दूसरे व्हीकल में लोड हो जाता है, लेकिन अभी भी डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक सिटी डायरेक्टली फ्लाइट या रोड से कनेक्टेड हो। कनेक्टिंग सिटीज में भी वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे किसी ऑर्डर को हमें भेजना है मुंबई से जमशेदपुर, तो पहले ये ऑर्डर मुंबई से कोलकाता पहुंचेगी और फिर कोलकाता में ट्रक में लोड होके जमशेदपुर तक पहुंचेगी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। अगर ये ऑर्डर सीओडी है तो इसका पेमेंट मिलेगा डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय इसके पेमेंट को अमेज़न के ऑफिस में या फिर अमेज़न से कनेक्टेड सीओडी एग्रीगेटर के पास सबमिट करेगा। अब ऐसे तो यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता है तो यही प्रोसेस वापस रिपीट होगी, बस इस बार कस्टमर के एड्रेस से सेलर के एड्रेस पर। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा कैश कंज्यूमिंग है। और ऊपर से अमेज़न जैसी कंपनी तो अपने खुद के कार्गो एयरक्राफ्ट्स भी ओन करती है, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में एंटर करना नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर तो इन कंपनीज को भर भर के प्रॉफिट बनाना चाहिए, राइट? बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि 2022 में अमेज़न ने 6300 करोड़ का लॉस किया था और इधर फ्लिपकार्ट ने भी 7800 करोड़ का लॉस किया। इनके लॉस के रीजंस को जानने से पहले हमें इनके रेवेन्यू सोर्सेस को समझना होगा। ये देखना होगा कि ये कंपनीज आखिर कमाती कहां से है। सबसे पहली रेवेन्यू सोर्स है कमीशंस। जो सेलर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट को कुछ कमीशन देना होता है हर एक सेल पर, जो होता है अराउंड 10 to 15%, जो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी चेंज होता है। ये कमीशन इजी शिप या सेल्फ शिप में सेम ही रहता है, लेकिन अमेज़न FBA में ये बढ़ जाता है। अब ये इजी शिप, सेल्फ शिप और FBA क्या है, मैं ये बताता हूँ। देखिए, अमेज़न में सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स को शिप करने के लिए 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है सेल्फ शिप, जिसमें सेलर अपने खुद के कुरियर पार्टनर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, लेकिन ये लीस्ट प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इसमें अमेज़न कस्टमर सर्विस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। दूसरी है इजी शिप, जिसमें अमेज़न खुद सेलर के एड्रेस से प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर तक पहुंचाती है। और तीसरी है FBA, यानी फुलफिल्ड बाय अमेज़न। आपने देखा होगा अमेज़न पर कुछ प्रोडक्ट्स में लिखा होता है अमेज़न फुलफिल्ड या फुलफिल्ड बाय अमेज़न। इस मेथड में सेलर अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में बनाकर अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर्स
या फिर कह लीजिए वेयर हाउसेज में भेज देता है। और अब पैकिंग, शिपिंग या रिटर्न्स की जिम्मेदारी होती है Amazon की, लेकिन इसमें सेलर को 20% से ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। फ्लिपकार्ट पर भी यही तीनों मेथड्स होती है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। दूसरी रेवेन्यू सोर्स है एडवर्टीजमेंट। देखिए, नॉर्मली एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की रैंकिंग उसके रिव्यू या फिर सेल्स पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। न्यू सेलर्स के पास ना तो कोई सेल्स डेटा होती है, ना ही रिव्यू, तो फिर उनके प्रोडक्ट्स आगे कैसे लाए जाएंगे। इसके लिए यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट्स को। जब भी आप Amazon पर कुछ सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, और इसके लिए Amazon पर क्लिक बेसिस पर सेलर से चार्ज करती है। इससे फायदा सेलर का भी है और ऑब्वियसली Amazon का तो है ही, लेकिन सेलर का इससे नुकसान भी है, क्योंकि Amazon पर जो टॉप रैंकिंग्स होती है उसकी बिड होती है। जिस सेलर के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा बिड लगाएगा और अपने प्रोडक्ट्स को सबसे ऊपर रखेगा, और छोटे सेलर्स हमेशा की तरह पीछे ही रह जाएंगे, और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। थर्ड रेवेन्यू सोर्स है डिलीवरी। सिंपल है, जब Amazon किसी सेलर के प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करती है तो उनसे कुछ चार्ज भी लेती है, कस्टमर से नहीं, सेलर से, जो ऑब्वियसली Amazon को लग रहे कॉस्ट से ज्यादा होती है, और ये उनकी प्रॉफिट है। अब आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और Amazon कुछ कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस भी लेती है, जो उनके लिए फोर्थ रेवेन्यू सोर्स है। बट इसी डिलीवरी को फ्री करने के लिए 1 डे 2 डे डिलीवरी देने के लिए ये कंपनीज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बेचती है, जो Amazon में प्राइम है और फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट प्लस, और ये है इनका फिफ्थ रेवेन्यू सोर्स। इनके अलावा जब आप इनसे प्रोडक्ट्स लेते होंगे तो आपको EMI या लोन का ऑप्शन भी दिखता होगा, जिसमें Amazon और फ्लिपकार्ट उन लोन प्रोवाइडर्स से कमीशन लेती है और Amazon पे के थ्रू EMI प्रोवाइड भी करती है। अब ये तो हो गई ई कॉमर्स की बातें, लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के अलावा और भी बहुत से सेगमेंट्स में है, जैसे Amazon के लिए प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, वेब सर्विसेज या फिर Amazon होलसेल। और आपको जान के हैरानी होगी कि फोन पे, मिंत्रा, शॉप्सी, ग्रो, उड़ान, नावी, क्लियर ट्रिप, eBay, क्योरफिट जैसी कंपनीज फ्लिपकार्ट ओन करती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है फ्लिपकार्ट की रेवेन्यू इतना ज्यादा होने की। एपिसोड की शुरुआत में हमने कहा था कि फ्लिपकार्ट Amazon से बहुत आगे है, और इसके रीजन को जानने के लिए हमें इंडिया के ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के डायनेमिक्स को समझना होगा। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें से 52% लोग आज एक्टिव इंटरनेट यूजर बन चुके हैं, यानी करीब 75 करोड़ लोग, और ये नंबर 2025 तक 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस 75 करोड़ पॉपुलेशन की एक खास बात है, इनमें से 77% लोग टायर 1 सिटीज में नहीं, टायर 2, टायर 3 या उससे भी लोअर टायर सिटीज में रहते हैं। मतलब कि आज के दिन जो मैक्सिमम ई कॉमर्स के पोटेंशियल कस्टमर्स है वो बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों या फिर गाँव में रहते हैं, और ये चीज जहाँ Amazon के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वही फ्लिपकार्ट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए, 5 से 6 साल पहले होता ऐसा था कि जो लोअर टायर सिटीज के कस्टमर्स थे वो ऑनलाइन ऑर्डर्स प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें इन कंपनीज पर विश्वास नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि अवेयरनेस नहीं थी। अब इस सिचुएशन को देखते हुए Amazon ने मेनली फोकस किया हायर टायर सिटीज में। बहुत कम ही छोटे सिटीज में Amazon डिलीवर करती थी और कैश ऑन डिलीवरी और रिटर्न्स तो देती ही नहीं थी, और ये वो टाइम था जब Amazon फ्लिपकार्ट से बहुत आगे थी। लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट ने समझ लिया था कि इंडियन मार्केट की मेन पोटेंशियल बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में है। अगर फ्लिपकार्ट इन छोटे शहरों को टैप कर लेती है तो वो Amazon से बहुत आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो कस्टमर्स होते हैं इन्हें टैप करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये COD ही प्रेफर करते थे। अगर प्लेटफॉर्म रिटर्न्स ना ले तो ऑर्डर तो नहीं करेंगे, और अगर प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से कम ना हो तब भी सेल मिलना बहुत मुश्किल थी। और इंटरेस्टिंगली फ्लिपकार्ट ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कुछ ही समय में वो छोटे सिटीज में भी COD ऑर्डर्स देने लगे, रिटर्न्स भी लेने लगे, और फ्लिपकार्ट ने अपनी प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिवली कम कर दी। यहाँ तक कि फेस्टिव सेल्स के टाइम पर फ्लिपकार्ट में ब्रांडेड शूज की पेयर 500 रुपए से भी कम में मिल जाती थी। इसी स्ट्रेटजी के अंदर फ्लिपकार्ट ने फोकस किया लो रेंज और मिड रेंज फोन्स की सेल पर, क्योंकि विलेजेस और छोटे शहरों में लोग ज्यादातर लो रेंज या मिड रेंज फोन्स ही लेते थे, और फोन ऑर्डर करने के लिए वो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड कर ही लेते। और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट ने लोअर टायर सिटीज के 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया। और मजे की बात यह है कि टायर 3 सिटीज की मार्केट हर साल 64% से ग्रो कर रही है। यहाँ हर दिन इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ते ही जा रही है। लास्ट ईयर की फेस्टिव सेल्स में 60% ऑर्डर्स लोअर टायर सिटीज से ही आए थे। और इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट और Amazon आज छोटे छोटे सिटीज में भी अपने वेयर हाउसेस बना रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली Amazon को ये बहुत देरी से समझ आई, और आज Amazon घुसने की कोशिश तो कर रही है लोअर टायर सिटीज में, लेकिन फ्लिपकार्ट ने उसे अच्छी तरह से कैप्चर कर रखा है। लेकिन क्या Amazon रुक गई? नहीं, Amazon ने अपनी प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक और रास्ता चुना, जो है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स।
अब इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, जैसे सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाऊं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन इस एपिसोड का मेन मुद्दा था कि फ्लिपकार्ट अमेज़न से आगे कैसे बढ़ी। इसका जवाब सिंपल है, फ्लिपकार्ट ने इंडिया के मेन मार्केट पोटेंशियल को पहले पहचान लिया। उन्होंने अपने मार्केट पेनिट्रेशन को लोअर टायर सिटीज में स्पेसिफिकली बढ़ाया। अगर फ्लिपकार्ट ये नहीं करती तो आज अमेज़न सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होती इंडिया की। लेकिन इस एपिसोड में हमने एक और सवाल किया था, इतनी रेवेन्यू होने के बावजूद दोनों कंपनीज लॉसेस में क्यों हैं? आपको याद होगा हमने देखा था कि ई कॉमर्स में सीओडी और रिटर्न्स सबसे बड़ी रीजंस है लॉसेस की। देखिए, रिटर्न्स लेने में जो खर्च आती है वो तो है ही, लेकिन बहुत बार कस्टमर्स जानबूझकर रिटर्न करते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स है जो कपड़े के 3-4 डिजाइन मंगा लेंगे और उसके बाद एक को रख कर बाकी को रिटर्न कर देंगे, या फिर कभी कभी ओरिजिनल प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से रिप्लेस करके भी भेज देते हैं। अब इसी तरह के बहुत से प्रैक्टिसेस है जिससे इन दोनों ही कंपनीज को बहुत लॉस होता है। लेकिन इंडियन कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डलवाने के लिए इतने इजी रिटर्न्स रखे गए हैं। अब धीरे धीरे अमेज़न रिटर्न्स को हटाकर रिप्लेसमेंट पॉलिसी को ला रही है। इसी तरह सीओडी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना ही सिर्फ अमेज़न के लिए बल्कि हर एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऑर्डर तो कर देते हैं सीओडी पर, लेकिन जब ऑर्डर को रिसीव करने का टाइम आता है तो उन्हें वो ऑर्डर नहीं चाहिए होता है और वो रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर आज ये कंपनी डिस्काउंट्स और प्रमोशंस में भी बहुत ज्यादा खर्च कर रही है, और ये सब कुछ कस्टमर्स को आदत डालने के लिए। आपको ये तो पता ही होगा कि अमेज़न अमेरिकन कंपनी है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक्स वॉलमार्ट के पास है जो अमेरिकन कंपनी है, और वॉलमार्ट के बाद दूसरी नंबर पे आती है चाइनीज कंपनी टेंसेंट विद 8% स्टेक। और इसके बाद भी किसी इंडियन कंपनी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, इस सेगमेंट में पूरी तरह से विदेशियों का ही कब्जा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रिवॉल्यूशनराइज कर रही है इंडिया की ओएनडीसी। कैसे कर रही है ये जानने के लिए हमारी ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट सैचुरेट हो चुकी है या फिर इसमें अभी और भी पोटेंशियल बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।